गुड मॉर्निंग एवरीवन। कविता के बहाने कविता पढ़ेंगे जो कुंवर नारायण द्वारा रचित है। इस कविता में कवि स्पष्ट करता है कि कविता के द्वारा जो है पार संभावनाओं को खोजा जा सकता है। अतः ये कहना हम गलत है कि भी कविता के अंदर अपार संभावनाएं नहीं हैं। एक चिड़िया की उड़ान और एक कविता की उड़ान दोनों को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तुलनात्मक जो है यहाँ पर विवरण दिया गया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से कविता में भी कल्पना है, जिस प्रकार चिड़िया खुले आसमान में उड़ती है, वैसे भी कवि का मन भी ऐसे ही, कवि की कल्पना भी ऐसे ही कविता चिड़िया की तरह उड़ती है। लेकिन कविता की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में बहुत अंतर है। कविता की उड़ान कहीं तक असीम है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि चिड़िया जब आसमान में उड़ती है तो उसका एक सीमित दायरा होता है। उस दायरे के अंदर चिड़िया उड़कर शाम को अपने घोंसले में लौट आती है। जबकि कविता मानव मन की कल्पना है, एक कवि के मन की कल्पना है। उसका कोई और छोर नहीं होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। फिर कहता है बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। प्रश्न अलंकार है मुख्य तौर से, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आया है, प्रश्न अलंकार है इसके अंदर। और कविता के पंख लगा उड़ने के मायने, यानी कविता का क्षेत्र यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है कि असीमित है कविता का क्षेत्र, और चिड़िया का उड़ना जो है उसका क्षेत्र सीमित है, उड़कर लौट आती है। लेकिन कवि के मन की कल्पना का कोई और छोर नहीं। उसकी कविता का विषय कितना ही विस्तृत हो सकता है, उसकी कल्पना कहीं भी जा सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने, यानी यहाँ पर यही कहने का प्रयास किया गया है कि कविता के अंदर नए नए भाव हैं, नए नए रंग हैं, नए नए विचार पैदा होते हैं। कविता की उड़ान बड़ी ऊंची होती है, असीमित होती है। चिड़िया भी कविता की उड़ान के उस छोर तक नहीं पहुंच पाती है, यानी चिड़िया जो आसमान में घूमती है उसका क्षेत्र सीमित है। कहने का भाव ये है, कविता न केवल घर की गतिविधियों का वर्णन करती है बल्कि वह बाहर के क्रियाकलापों को भी व्यक्त करती है। अर्थात भाव ये है कि कभी तो कविता घर परिवार की समस्याओं का उद्घाटन करती है, कभी घर के बाहर के वातावरण का मार्मिक चित्रण करती है। कविता के साथ कल्पना के पंख लगे होते हैं। इसकी उड़ान असीम है, असीमित है। बेचारी चिड़िया कविता की असीम शक्ति को कैसे पहचान सकती है। सारा प्रकृति का क्षेत्र जो है असीम है, ये कविता का क्षेत्र जो है अनंत है, असीमित है, सीमित नहीं है। अगला पैराग्राफ देखिएगा। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अर्थात जब भी कविता को पाठक पढ़ता है तो वह उसका मन खिल जाता है, जैसे फूल खिल जाते हैं। कविता को पढ़कर किसी का मन कितना खुश हो सकता है, इसका अंदाज़ा फूल नहीं लगा सकता। इसका अंदाज़ा फूल नहीं लगा सकता है कि कोई जो है रचना कितनी सुंदर हो सकती है, कितनी अच्छी हो सकती है, उसका अंदाज़ा वो नहीं लगा सकता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के मायने भला कवि फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही जाने। मुख्य रूप से अगर हम कविता के रूप में विचार इन लाइनों का विचार विमर्श करें तो ये कहना चाहता है
कि जैसे कवि फूलों को खिला हुआ देखता है, जब फूल खिलता है तो मनुष्य को एक असीम खुशी मिलती है। वैसे ही जब कविता को कोई भी पाठक पढ़ता है तो उसका भी मन वैसे ही खुश होता है। तो कहता है कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि कविता को पढ़कर पाठक मन को क्या संतुष्टि मिल रही है, उसका फूल जो है उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसके खिलने का। फिर कहता है कि जो कविता का क्षेत्र है वो असीमित है, विस्तृत है। और फिर कहता है कि कविता जो है फूल एक दिन मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन बिना मुरझाए कविता जो है ऐसे ही महकती रहती है। कविता ऐसे ही पाठकों का मनोरंजन करवाती रहती है, उनका मनोरंजन होता रहता है, वो उसका रस लेते रहते हैं पाठक वर्ग। फूल क्या जाने, बिना मुरझाए जो है कविता अपने पाठक को रस की अनुभूति कराती रहती है। और फूल जो है, फूल का जो समय निश्चित है, एक सीमा के बाद जो है फूल गिरकर नष्ट हो जाएगा। फिर कहता कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब एक कर देने के मायने बच्चा ही जानिए। यहाँ करने का प्रयास ये है कि अगर बच्चा है, बच्चे को कंपेयर कर दिया कि बच्चे का खेल जो है, कविता को भी खेल कहा बच्चों के बहाने, कि बच्चा जब खेलता है तो क्या करता है, इस घर में चला गया, उस घर में चला गया, उसका सब घर उसको एक जैसे लगते हैं। और वो बच्चा ही जानता है। कहने का प्रयास क्या किया गया है, सब घर एक कर देने के मायने, सारे घर एक कर देने के मायने कौन जाने, बच्चा ही जाने। यानी इस बच्चे को जो है बच्चों को सब घर एक जैसे लगते हैं। और कविता भी बिना भेदभाव के अपने विषय का चुनाव करती है। कहने का तात्पर्य से कविता जो है बिना भेदभाव के, कि मुझे इस पर नहीं लिखना, बिना भेदभाव के विषय का चुनाव करती है। अपने विषय जो उसका होता है, जिसमें कवि को लिखना होता है, उसका चुनाव करती है। ठीक है, तो ये कविता एक खेल है, कविता एक बालकों का खेल है। जो बच्चे खेलते हैं वो बाहर भीतर इस घर में जाने का कोई परहेज नहीं करते, सब घर उनके लिए एक समान है। ऐसे ही कविता भी जब अपना विषय चुनती है तो उसके लिए भी सभी विषय समान हैं, उसके लिए कोई विषय जो है अच्छा है और कोई विषय बुरा नहीं है। अगली कविता देखिए, बात सीधी थी भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ पर आलोक धनवा ने नया प्रयोग किया गया है, नया प्रयोग किया है कविता के साथ। नया प्रयोग किया है क्या, कि बात को सीधी तरह से कह दे, बात को सीधी और सरल तरीके से कहें, सीधी और सरल कहें, सरल लिखें कविता को, शब्दों के जाल में ना फंसे, शब्दों के जाल में न फंसे, न आए जाल के अंदर। ये पूरा का पूरा इस कविता के अंदर बस यही बात है। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी, कविता के शीर्षक से भी आपको पता चल रहा होगा। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कि बात जो है, यहाँ पर कवि कहता है कि बात जो है सीधी और सरल थी। कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं यहाँ पर, कुंवर नारायण जी कहते हैं कि हमने जब कविता लिखनी है ना, बात सीधी थी और भाषा के चक्कर में क्या करते हैं, उसको टेढ़ी कर देते, मुश्किल कर देते, टेढ़ा होना मुश्किल कर देते। कि बात सीधी सी थी जिसको मैं अपनी कविता के अंदर बताना चाहता था, लेकिन कठोर भाषा प्रयोग करने के चक्कर में भाषा जरा टेढ़ी हो गई और उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कि मैं ये सोच रहा था कि कठोर शब्दों के आडंबर को प्राप्त करने के लिए, उसे पाने की कोशिश में, कि कठोर शब्दों का प्रयोग करके मैं कविता लिखूं, उसे पाने के लिए मैंने क्या किया, भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों का उलट फेर किया
उसको तोड़ा मरोड़ा, उसको घुमाया फिराया, आगे पीछे शब्द करे कि बात बन जाए, कविता अच्छी बन जाए, लेकिन या फिर भाषा की बात को पीछे छोड़ दिया जाए और भाव को ही प्रमुखता दे दी जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, भाषा के साथ साथ जो है भाषा बदली तो बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा माने मुश्किल हो गई, बात कठोर हो गया, उसको बात को मुश्किल हो गया, बात भाव को पाठक वर्ग तक उस भाव को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो गया। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, और जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी मुश्किलें थी, उनको धैर्य से समझे बिना, धीरता से समझे बिना क्या हुआ, मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। क्या कि इस कर्तव्य ने इस कर्तव्य पर मुझे सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की वाह शाबाशी और वाह वाह। क्या कहता है कि मैं भाषा को सरल नहीं बना रहा, और भी मुश्किल बनाता जा रहा हूँ शब्दों के चक्कर में पड़ के, कि मेरी भाषा के अंदर जो है शब्दों का प्रयोग करूँ वो थोड़े से कठोर शब्द हों, गूढ़ भाषा का प्रयोग यहाँ पर कवि करना चाहता है। और जब वो गूढ़ भाषा का प्रयोग करता है तो क्या होता है कि जो भाव था उससे कहीं दूर चला गया कवि। तो कविता का लिखने का तो तात्पर्य ये था कि वो उस भाव को पाठकों तक पहुंचाए, लेकिन भाषा के चक्कर में वो भाव का प्रभाव ही समाप्त हो गया। और फिर कहता है कि बात को आसानी से मैं पेश करना चाहता था, लेकिन वह भाव खोलने के बजाय और भी कसता चला गया, यानी भाव जो है और भी जो है उलझता चला गया। और फिर ऐसी भाषा के प्रयोग पर मुझे जो है वाह वाह करने वालों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जो सुन रहे थे, श्रोता थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन भाषा के चक्कर में वाह वाह कर रहे थे। और फिर कवि क्या कहता है, कहता है फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या डर था कि जोर ज़बरदस्ती अगर मैं भाषा के साथ करूँगा तो बात का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर मैं जोर ज़बरदस्ती करूँगा तो बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बात की चूड़ी मर जाना, प्रभाव समाप्त हो जाता है, प्रभाव समाप्त हो गया, कि भाषा के चक्कर में भाव का प्रभाव समाप्त हो गया, बात में कोई दम नहीं रहा, वह भाषा में बेकार घूमने लगे। जैसे पेच घूमता है ना, फ्री हो जाता है, ऐसे ही जिस कथ्य को मैं पाठकों तक पहुंचाना चाहता था उसकी भी उसी तरह हालत हो गई, वह उसमें बेकार घूमने लगी। आगे कहता है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। तो क्या किया मैंने, हार कर उस बात को, उन शब्दों के जाल में फंसी हुई इस कविता को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, उसी जगह रोक दिया, आगे उसमें कोई प्रयोग नहीं किया। तो फिर कविता कैसी बनी, कविता ऐसी बनी कि ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही है कविता, ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही है, पर अंदर से न तो कसाव था और न ताकत। कसाव होता है आकर्षक, न तो आकर्षक थी कविता, न उसमें ताकत थी, न विचारों की ताकत थी, उसके अंदर विचारों की ताकत थी कि जो भाव मैं पहुंचाना चाहता था वो उसको तक पहुंचा नहीं। उस बात क्या है यहाँ पर, कथ्य है, जो कथ्य पाठकों तक पहुंचाना चाहता था। कथ्य ने क्या कहा, कथ्य ने मुझे शरारती बच्चे की तरह एक दिन मुझसे वो बात खेल रही थी शरारती बालक की तरह, और मुझे पसीना पोंछते देखकर उस बात ने मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, क्या तुमने भाषा का सरल प्रयोग करना नहीं सीखा, जो मुझ भाव को ही तुमने उलझा कर रख दिया। क्या कहता है कि जब मैंने कठोर शब्दों का प्रयोग करा इसके अंदर, तो क्या है, ऊपर से तो कविता ठीक ठाक दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसमें वो प्रभाव नहीं था, वो आकर्षण नहीं था, न उसमें विचारों की ताकत थी। और उस दिन बात ने मुझे एक शरारती बालक की तरह पूछा, उस बात ने मुझे शरारती बालक की तरह पूछा, वो मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर बोला, क्या तेरे को भाषा का सरल प्रयोग करना
नहीं आता? क्या तुझे भाषा का सरल प्रयोग करना नहीं आता? यहाँ से हमेशा ही प्रश्न उठता है कि इसका अभिप्राय क्या है, कि भाषा को सरलता से, सहजता से प्रयोग में लाना, सहूलियत से बरतना है। इसी के साथ ये पोएम समाप्त होती है।